तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए साउंड चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फ्री वाइब्रेशन और यू कैन आल्सो से नेचुरल वाइब्रेशन। तो चलिए यार फटाफट फ्री वाइब्रेशन को हम समझ लेते हैं। बोले तो नेचुरल वाइब्रेशन को समझ लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, राइट? ओके, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, तो नो डाउट आपको समझ में आ ही जाएगा काफ़ी हद तक। बट फिर भी एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसमें कहा जाता है व्हेन अ बॉडी कैपेबल टू वाइब्रेट, ऑफ क्यों लगा दिया, capable to vibrate with its own frequency such that its amplitude and frequency remains constant, it is said to have either free vibration और natural vibration। मतलब दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है ना, एक ही बात है। फ्री वाइब्रेशन बोले या फिर नेचुरल वाइब्रेशन बोले, ये तो यार रीडिंग हो गई, मेन चीज़ें समझना। तो आप यार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो आपका ऑन फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो है आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यस, है ना। जो आपके पास यहाँ पे अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी की बात कही जा रही है, वो आपके सामने नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। बट बिफोर दैट, किसी भी तरह के वाइब्रेशन को पढ़ने से पहले, यस, किसी भी तरह के वाइब्रेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को क्लियर करने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि पहले से ही क्लास 9th में आप लोगों को साउंड वेव के बारे में बताया गया था और उसमें हम एक वेव को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, राइट? जिसमें हमें कुछ टर्म्स को क्लियर करने थे। उसमें से एक नंबर में था आपके सामने वेव लेंथ। वेव लेंथ हम रिप्रेजेंट करते थे और वेव लेंथ से पहले एक दो छोटे छोटे पॉइंट थे। इसको कहा जाता था क्रेस्ट और नीचे वाले पॉइंट को, इसको, है ना, इसको कहा जाता था ट्रफ। फिर इसको कहा जाता था क्रेस्ट, फिर इसको कहा जाता था ट्रफ, है ना। तो ये क्रेस्ट ट्रफ मिलाकर कंप्लीट करते थे वेव को। तो ठीक उसी तरह की कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को जो है वो मिलने वाली है। सबसे पहले वेव लेंथ देखिए, एक वेव कंप्लीट तब कहलाती जब यहाँ से निकल के यहाँ से लेकर एक कंप्लीट बोल सकते हैं आप सर्कल को कंप्लीट करें। एक सेमी सर्कल ऊपर, एक सेमी सर्कल नीचे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं 1 लैम्डा, या फिर 1 वेव लेंथ है उसकी, ठीक है ना। एक वेव की लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ, खत्म बात, ठीक है। ये एक वेव हो गया, इसकी लेंथ कितनी है ऐसे हॉरिजॉन्टली देखना है आपको, इस तरह से, और डिस्टेंस नहीं देखना, डिस्प्लेसमेंट देखना है, यहाँ से यहाँ तक का ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा। अच्छा, आगे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको जो दूसरी चीज़ें देखने को मिलती थी वो होती थी इसकी टाइम। तीसरी चीज़ होती थी वो होती थी आपके पास वेलोसिटी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज यस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो आपके सामने है और दूसरा आपके पास एक एम्पलीट्यूड है ना। ये दोनों टर्म ना बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं साउंड वाले चैप्टर में। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ये जो दोनों के दोनों टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। टाइम का मतलब सिंपल सी लॉजिक है, एक वेव को जाने में कितना वक्त लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, उसको हम टाइम बोलेंगे। वेलोसिटी मतलब कितनी स्पीड से ऑफ कोर्स वेव जा रहा है, उसकी स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं। बट मेन थिंग इज़ फ्रीक्वेंसी। आइए फ्रीक्वेंसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। देखिए, फ्रीक्वेंसी को आइदर हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो इस तरह से एक सिंबल होता है जिसको हम न्यू के नाम से जानते हैं, NU, न्यू, NEW वाला नहीं, NU, न्यू। अच्छा, इसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ये दोनों सिंबल में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। आगे की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड फ्रॉम ए पॉइंट। तो कोई सा भी आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अगर उस पॉइंट से एक सेकंड में 10 वेव पास हुए तो उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 सेकंड होता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जनरली 1/1 में टाइम पीरियड होता है। कुछ इस तरह की कहानी निकल कर आती है कि पर सेकंड कितना है ना, कितने रिवोल्यूशन मार रहा है, कितने वेव पास हो रहा है। इस टाइप से हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया तो मैंने यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम जो नोटिस किया, यहाँ से वेव आ रहा है,
क्योंकि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है ना, साउंड वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यस, क्योंकि साउंड की स्पीड जो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये 1 सेकेंड में बहुत सारे रिवोल्यूशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, यस, इलेक्ट्रिक करंट की भी बात करूँ तो उसकी भी स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसकी भी रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी तरह से होती है। तो इधर आपके पास टाइम पीरियड होता है एक्स एक्सिस में, ऊपर होता है आपके सामने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट की कितना गया वाई डायरेक्शन में। अच्छा नेक्स्ट आपके, अच्छा ये चीज़ एक बार और से क्लियर करवा देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से, लेट्स से दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए, अगर पॉइंट ए से 1 सेकंड में 10 वेव्स पास हुए, 10 वेव्स पास हुए, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो 10 हो गई, और साथ में आपको HZ लिखना है, जिसका मतलब है हर्ट्ज, HERTZ फुल फॉर्म में। तो हर्ट्ज बेसिकली इसकी SI यूनिट है, या फिर आप पर सेकंड, सेकंड के ऊपर -1 भी लगाकर इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का मतलब था, क्योंकि अभी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कितना पॉजिटिव के डायरेक्शन में और कितना नेगेटिव के डायरेक्शन में इसकी हाईएस्ट गई हुई पीक वैल्यू, ये वाली एम्पलीट्यूड, आइदर कैपिटल ए से या फिर स्मॉल ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी सेम, ऊपर नीचे कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की कहानी होती है एम्पलीट्यूड की, है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड समझ में आ गया होगा। अब हम वापस आते हैं अपने को फ्री वाइब्रेशन या फिर नेचुरल वाइब्रेशन को समझाने के लिए, क्योंकि देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आपको फ्री वाइब्रेशन या फिर नेचुरल वाइब्रेशन समझ में आया ना, तो कहीं ना कहीं गारंटी इस बात की कि आगे के जितने भी टाइप्स के वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डैम्प्ड वाइब्रेशन हो गया, फोर्स्ड वाइब्रेशन हो गए, ये दोनों आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और जब ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे तो नया टॉपिक आएगा जिसको हम बोलेंगे रेजोनेंस। लिंक्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेजोनेंस, तो रेजोनेंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब उसकी खुद की जो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो वाइब्रेट करता है। देखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग वाले में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि साउंड तभी प्रोड्यूस होते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं। ये चीज़ हमने आपको बताया हुआ है। तो साउंड प्रोडक्शन का मेन जो चीज़ है वो यही है, वाइब्रेशन। तो किस किस तरह के वाइब्रेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास साउंड है वो आपके लिए प्रोड्यूस होकर आता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि एक बॉडी अगर कैपेबल है वाइब्रेट होने के लिए उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी से, यस, खुद की फ्रीक्वेंसी से, तो हम उसको फ्री वाइब्रेशन कह देंगे। और साथ ही इस टाइप के जो वाइब्रेशन होते हैं उसके एम्पलीट्यूड भी सेम रहते हैं, यस, उसके एम्पलीट्यूड भी सेम रहते हैं, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी सेम रहती है। तो वही चीज़ आपके सामने यहाँ पे लिख दिया गया है, देख लिया, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कंडीशन पॉसिबल कब है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, दिस इज़ पॉसिबल इन वैक्यूम, यस, वैक्यूम में ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। आइए इनकी वाइब्रेशन के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि इस वाले को मैंने यहाँ पे टाई कर रखा है ना, इस तरह से मैंने यहाँ पे टाई कर रखा, बांध रखा है यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक बार नीचे ऐसे ला के छोड़ दिया, ऐसे लाकर छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे करके वाइब्रेट करता रहेगा। अब देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। थोड़ा सा इधर पकड़ लेता हूँ कहीं गिर ना जाए, है ना। इस तरह से ऊपर लाकर छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, इस तरीके से क्या करता रहेगा, ये वाइब्रेट करता रहेगा इस तरह से। अच्छा, ये कब तक नहीं रुकेगा, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं रुकेगा, लेकिन कैसे, ध्यान रखेगा। अगर आपने बॉब का नाम सुना होगा, पेंडुलम का नाम सुना होगा, उसको क्या करते हैं, मैं इस वाले चैप्टर के जो एक्सपेरिमेंट होंगे ना वो अलग से करके दिखा दूंगा। अभी मेरे पास सेटअप है नहीं, आज जाने वाला है मेरे पास 2-4 दिन में, तो सेटअप के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करके दिखा दी जाएगी। अभी सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा समझ में, वैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लिया और उसको वाइब्रेट करके छोड़ दिया, जैसे यहाँ से बांध रखा था और इसको मैंने वाइब्रेट करके छोड़ दिया, तो ये इस तरीके से मूव करता रहेगा, ये इस तरह से एक पक्का करता रहेगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं। अब बात आती है, ये पॉसिबल तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बंधा हुआ है ना, ये मान लीजिए दीवार है, इसमें ये वाला टाई अप है, और इसको मैं ऊपर नीचे ऐसे करके छोड़ देता हूँ तो ये वाइब्रेट करेगा, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, हवा की बात कर रहा हूँ मैं, एयर रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करेगा, जिसको हम एयर फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर मैं यही काम वैक्यूम में करूँ, तो वैक्यूम में जहाँ पे हवा है ही नहीं,
तो वहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है। ग्रेविटी एक्ट करेगी इक्वली, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इक्वली एक्ट करेगी। अच्छा, वहाँ पे ग्रेविटी का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा अगर मैं स्पेस वैक्यूम की बात करता हूँ वहाँ पे, और ग्रेविटी रहेगी तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, इक्वली एक्ट करता है। अभी पेंडुलम का केस बता दूंगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, आगे बोला जाता है द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है, उसकी जो खुद की फ्रीक्वेंसी है वो कितने से किस तरीके से वाइब्रेट करेगी, यस किस तरीके से कितने तेज़ में 1 सेकंड में कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो डिपेंड करता है उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है। मान लीजिए बहुत बड़ा बॉडी है, वो वाइब्रेट किस तरीके से करेगा वो डिपेंड कर रहा है उसके साइज़ पे, है ना, कितना उसका किस तरह का शेप है, स्फेरिकल है ना, सिलेंड्रिकल है या फिर ट्रायंगुलर शेप का है, पिरामिडल शेप का, किस शेप का, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो कितना वाइब्रेट करेगा, कि 1 सेकंड में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, थोड़ा सा पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते हैं तो क्या, ताकि आप लोगों को जो अच्छी तरीके से ना समझ में आ जाए। वैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे कई चीज़ें देखने को मिलेंगे, ये तो बताया मैंने अभी आप लोगों को। इसमें इसी चीज़ का फ्री वाइब्रेशन या फिर नेचुरल वाइब्रेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम देखा होगा, और उसका जो बॉब होता है, यस बॉब की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, कुछ इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि ये क्या आपके पास टाइप है ना, आपका जो बॉब है इस तरीके से टाइड है, इस तरह से। अब 100% मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लाकर छोड़ रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने इसको लाकर छोड़ दिया कुछ इस तरीके से। अरे 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 ये बड़ा कैसे हो गया, साइज़ तो उतना ही है ना, चलो कोई नहीं, मान लेते हैं वही वाला है यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ पे आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इधर भी ला सकता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये था एक्चुअल में यहाँ पे मीन पोजीशन पे देख लीजिए, बट इसको मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेकर गया फिर छोड़ दिया, यहाँ पे लाकर मैंने छोड़ दिया, फिर यहाँ आएगा फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा फिर इधर जाएगा, और कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। आइए मैं इसमें जो समझाना है ना उस चीज़ को समझा देता हूँ फटाफट। इसमें कहा जाता है कि बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होंगे वो फ्री वाइब्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या पढ़ा, फ्री वाइब्रेशन या फिर नेचुरल वाइब्रेशन। कहने का मतलब ये है कि इसको अगर मैंने यहाँ पे लाकर छोड़ दिया यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे जो भी डिस्टेंस था x, ये वाला भी डिस्टेंस वो x को ही कवर करेगा। अच्छा, छोड़ दिया, यहाँ पे आएगा फिर यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा यहाँ आएगा, यहीं तक आएगा और यहीं तक जाएगा, और ये हमेशा इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा। लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम तक तभी चलता रहेगा जब ये वैक्यूम में किया गया होगा। ध्यान रखिएगा, जब ये वैक्यूम में किया गया होगा, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा होगा एक्सटर्नली जो उसको रोके। समझ में आ रही नहीं थी बात, तभी ये पॉसिबल है। और इस केस में वो जो बॉडी वाइब्रेट करती है उसे बोलते हैं हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है। समझ में आई ना। ऑन फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, खुद की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बात कर रहे हैं, उससे वो वाइब्रेट करती है और इनफाइनाइट टाइम तक वाइब्रेट करती रहेगी। तो बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम जो वाइब्रेट करती है, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, वैक्यूम में, तब जाकर उसे हम फ्री वाइब्रेशन या फिर नेचुरल वाइब्रेशन बोल लीजिए, ठीक है। इसमें कहा जाता है व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ सितार, वायलिन या फिर जो गिटार अपना है, उनके जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं, जो स्ट्रिंग होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, प्लग कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो वो अगर वो वैक्यूम में हो, फिर से अगेन सारी चीज़ें यहाँ पे वैक्यूम की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये ना फ्री या फिर नेचुरल होता ही वैक्यूम के लिए, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक वाले में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उसमें रुक जाएंगे, वो फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे ही नहीं। तो ये जो तीनों चीज़ हैं, जनरली ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें स्ट्रिंग्ड वायर रहते हैं या फिर कुछ भी स्ट्रिंग रहते हैं, तो उसका सेम कहानी रहता है कि भैया छोड़ दिया तो वैसे वाइब्रेट करते रहेंगे, कब तक, इनफाइनाइट टाइम तक। कंडीशन यही है, वैक्यूम में होना चाहिए। ट्यूनिंग फॉर्क अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए क्या करने वालों में एक्सपेरिमेंट लाने वाला हूँ, इसके ऊपर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दी जाएगी। कुछ इस तरीके से आपके सामने एक ट्यूनिंग फॉर्क नाम की चीज़ होती है, तो जितनी जल्दी हो सके मैं ला दूंगा इसके एक्सपेरिमेंट को। इसकी एक खास बात ये है कि वाइब्रेशन को हम देख सकते हैं कि चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन करवा सकते हैं। वाइब्रेशन करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। मेटेलिक बॉडी भी ले सकते हैं इसके जगह पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, लेकिन इसमें उतने तगड़े तरीके से नहीं दिखता। लेकिन जब आप ये ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, इसको मान लीजिए किसी पे पटक दिया तो थोड़ी सी आपको आवाज़ आई, उस टाइम पे ना वो आती रहती है,
है ना, थोड़ी कुछ मिली सेकेंड्स के लिए कह लिया, फिर 1 सेकंड के लिए कह लिए, आती रहती है। तो जैसे टच किया वैसे अगर आपने इसको स्टिल वाटर में डाला ना, स्थिर पानी में, तो जो पानी में ना वाइब्रेशन इसके नोटिस कर पाओगे, पानी ना वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, यूँ लगेंगे उसको हमने करंट लगा दिया। तो यहाँ से आपको वाइब्रेशन वाली कहानी जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसका प्रैक्टिकल हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये कहानी होगी आपके लिए फ्री वाइब्रेशन, या फिर बोल सकते हैं आप इसको नेचुरल वाइब्रेशन। आइए दूसरे पे हम आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या आपने स्टार्टिंग वाले पेज में देखा कि इसमें कहा गया है जो फ्रीक्वेंसी है और जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल सेम रहता है, इसमें चेंज नहीं होता, रिमेन सेम बोला हुआ है ना। तो जब भी आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे आप, ठीक है ना। और जितना एम्पलीट्यूड आप ऊपर रखेंगे, ऐसा ना करके मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ ऊपर भी और एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ नीचे भी, ताकि पता चल जाएगा, बनाने में आसानी होगी। देख लेते हैं, एक ये हो गया और कुछ इस तरीके से बना देता हूँ मैं फटाफट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, इस तरह से जाएंगे आगे तक, फिर यहाँ से इस तरीके से आएंगे आगे तक, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहीं से आएंगे, फिर यहीं से आएंगे। अरे अरे अरे, ये तो सारा ही गायब हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं बिना इसके बना देता, कोई बात नहीं। देख लीजिए जिस तरह से बन रहा है, मेरा जो समझाने का है वो मैं वैसे ही भी समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। समझाने का मेरा ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये वाला भी ए ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। ये भी आपके सामने ए ही रहेगा, 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 एंड सो ऑन। एम्पलीट्यूड कह रहे हैं इसको, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। जितना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ऊपर डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखेगा, डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव ए है, ये वाला नेगेटिव ए है, या फिर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कैपिटल पॉजिटिव ए और कैपिटल नेगेटिव ए बोल सकते हैं, है ना। डायरेक्शन की बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अब बात आती है कि सर यहाँ तो आपने एम्पलीट्यूड तो सेम कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का क्या। तो देखिए फ्रीक्वेंसी आप ऐसे नहीं बता सकते हो, तो डिपेंड करता है कि भैया कितनी तेज़ से आ रही है। जितनी ज़्यादा तेज़ से होगी 1 सेकंड में उतनी ज़्यादा वेव्स पास होंगे, और उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी आपके सामने फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट में नोटिस करता हूँ तो 1 सेकंड में अगर 10 वेव पास हो रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10। तो इस वाले पॉइंट पे भी उतना ही देखने को मिलेगा। इस वाले पॉइंट में हर एक पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। 1 सेकंड में 10 वेव्स ही पास होंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, समझ में आ रही नहीं इतनी बात, डन है। चलिए, तो कुछ इस तरह की कहानी थी आपके लिए फ्री वाइब्रेशन, या फिर बोल सकते हैं आप नेचुरल वाइब्रेशन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आपके पास डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये डैम्प्ड वाइब्रेशन, क्योंकि आपको फ्री वाइब्रेशन समझ में आ चुका है। इसमें कहा जाता है द वाइब्रेशंस हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे विथ टाइम आर कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशंस। तो बड़ा ही आसान होता है। इस केस में होता क्या है, हम वैक्यूम की बात ना करके एटमॉस्फेरिक वाली जगह में, जहाँ पे आपके सामने एयर काम कर रहा है एक फ्रिक्शनल फोर्स की तरह, उसको रोकने की, किसी की स्पीड को रोकने की तरह काम कर रहा है, वहाँ की बात कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ की बात कर रहे हैं, आपको पता है पेंडुलम ऐसे एक रस्सी में लटका रहता है, यहाँ पे एक मास रहता है, इसको मैं यहाँ पे लाया, छोड़ दिया, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब ये शांति से बैठ जाएगा। रोका किसने, किसने रोका, एयर ने रोका, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की कहानी रहती है, और इसी वाइब्रेशन को हम कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। बताइए किसी भी तरह की प्रॉब्लम भाई नहीं ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर इज डैम्पिंग फोर्स। तो इसको डैम्प कर कौन रहा है, डैम्प का मतलब खत्म कर देना, धीरे धीरे ना, ग्रेजुअली टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म कर देना, कॉन्स्टेंटली बेसिकली। तो डैम्पिंग फोर्स कौन काम कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस। समझ में आ गई नहीं बात, डन है। ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी चाहे इधर जाए इधर जाए, अगर वैक्यूम कर देंगे तो इक्वली एक्ट करेगा, तो रुकेगा ही नहीं, बट अगर एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा तो उसको रोक दिया जाएगा। अब कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो अभी हमने पीछे देखे वही आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन 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 फिर से समझ लीजिएगा, किस में, एयर में। हम हवा की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हम हवा की बात कर रहे हैं। साउंड वेव, जैसे हम बोल रहे हैं, तो हमने जैसे यहाँ पे बोला, तो यहाँ पे आपने देखा इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा थी। एम्पलीट्यूड ज़्यादा मतलब समझ लिए कि लाउडनेस ज़्यादा है ना, बहुत तेज़ी से आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन क्या ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा साइड में रोड है, अब रोड वाले को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, नहीं।
तो गया गया धीरे 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 डैम्प होता चला गया, उसकी एम्पलीट्यूड कम होती चली गई। तो एम्पलीट्यूड कम होती चली गई तो उधर सुनाई नहीं देगा, पल्ले पड़ गया ना, ठीक है ना। तो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है हवा में तो रुक जाएगा, साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी गायब हो जाएगी, धीरे धीरे एनर्जी लॉस हो जाएगा, लॉस नहीं कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे में। वाइब्रेशंस ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इन ईयर, अगेन सेम जो ट्यूनिंग फॉर्क था उसे भी अगर मैं कर देता हूँ ऐसे करके मार देता हूँ, मान लीजिए किसी और मेटेलिक चीज़ से मार दिया और उसको छोड़ दिया ना तो थोड़ी देर के बाद ऑफकोर्स शांत हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एयर रेजिस्टेंस इसमें कहता है शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स में आपने सस्पेंशन देखे होंगे, आगे जो शॉकर लगे होते हैं तो शॉक को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेम यहाँ पे उसी की कहानी है, एयर रेजिस्टेंस है ना। ये तो आप कहीं भी करें, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहता है वहाँ पे, और वो साउंड वेव्स की तरह जो है वो काम करता है, और धीरे 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 वो क्या आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है ना। वो धीरे धीरे क्या आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। आपने देखा होगा जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं या फिर ब्रेकर आता है तो ऐसे दब जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे आता है, वो डिपेंड करता है आप कैसे रोड पे चला रहे हो। तो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। तो सेम यहाँ पे वो क्या होता है, धीरे 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 स्टिल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, आगे पीछे तो नहीं होता, वो रुक जाता है बाद में जब हम रेस्ट पे लाते हैं, अपने आप तो नहीं हो रहा होता है ना। या फिर सेम तरीके से नहीं होता है, सेम उसकी एम्पलीट्यूड भी नहीं होती, सेम उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, कभी ज़्यादा तेज़ होता है कभी स्लो होता है। तो ये सारे काम होते हैं आपके सामने बोले तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का, डैम्प्ड वाइब्रेशन का, ठीक है। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसकी ओहो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, तो कैसा कर सकते थे, तो ऐसा करेंगे हम इसमें, ऐसा देखिए यहाँ से और यहाँ से ऐसे करेंगे। इसकी वाइब्रेशन कुछ इस तरह से जाती है भैया, देखिएगा पहले एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको ख़त्म ही हो गया, वो क्या हो गया, यहाँ पे रुक गया। तो देखिए टाइम के साथ जब इधर जा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट हमने आपको बताई था, ये पॉजिटिव ए हो गया, ये नेगेटिव ए हो गया। पहले एम्पलीट्यूड को नोटिस कीजिए A1 है ना, और कम हो गया, और थोड़ा कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, गायब हो गया। लो भाई, तो ये आपके पास साउंड वेव कुछ इसी तरह से तो ट्रैवल करती है, बॉब होगा वो भी कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से देने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, फोर्स्ड वाइब्रेशन। आई हाई, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और जनरली बच्चों को इस वाले टॉपिक पे कंफ्यूजन होता ही होता है, और क्योंकि स्टार्टिंग के जो चीज़ें हैं, फ्री वाइब्रेशन जिसको हम नेचुरल वाइब्रेशन के नाम से जान रहे हैं, दूसरा आपके पास डैम्प्ड वाइब्रेशन, और तीसरा आपके पास फोर्स्ड वाइब्रेशन। जब ये तीनों चीज़ें क्लियर नहीं होती ना तो जो रेजोनेंस वाला टॉपिक है, रेजोनेंस, वो उनको क्लियर नहीं होता है। तो अच्छे से समझिएगा, पिछले 2 टॉपिक क्लियर करा दिए, अब ये क्लियर करवाएंगे, उसके बाद हम रेजोनेंस पे चले जाएंगे। इसमें कहा जाता है द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स acting on it, the frequency of the force being different from the natural frequency of the body are called forced vibration। अब ये क्या कहानी है भाई, अब ये क्या कहानी है, देखिए इसको हम कह सकते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। देखिए अनडैम्प्ड वाइब्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ करते हैं, और क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को यूज़ करते हैं तो उस केस में होता क्या है, यहाँ पे उससे हम उसकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे मैंने एक बॉब का एग्जांपल लिया है ना, मैंने यहाँ पे बॉब लटका दिया है, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे लाया तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे आएगा है ना,
इसको मैंने यहाँ पे लाकर छोड़ दिया, जैसे छोड़ा तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ ऐसा कहता हूँ, यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे इस वाले पॉइंट में ना, एक एक्सटर्नल, ध्यान रखिएगा क्या लिख रहा हूँ ना, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, मैं सिंपल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाने की। अब ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स क्या है सर? तो एक्सटर्नल का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक्सटर्नली बाहर से लगाने वाले हैं इसके ऊपर फोर्स। बट ये जो पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक, उसका मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि 1/10 सेकेंड में, मतलब 0.1 सेकेंड में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो हर 0.1 सेकेंड में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँगा मैं। यस, फिर से सुन लीजिएगा, ऐसा अब यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से लाए और यहाँ पे छोड़ दिया और छोड़ दिए तो अपने आप यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन हो गया, नहीं। देखिए इस बॉब की खुद की एक क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जिससे ये क्या कर सकती है, मूव कर सकती है वैक्यूम में, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कई बार बच्चे ना कंफ्यूज ये इस बात को लेकर हो जाते हैं कि सर जो आपका फ्री वाइब्रेशन था, नेचुरल वाइब्रेशन था, उसमें भी तो आपने फोर्स लगाया था, ऐसे लाया था और ऐसे लाकर छोड़ दिया था, तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है उसमें हमने एक इनिशिएशन दिया था। इनिशिएशन देने का मतलब होता है आपने एक इनिशियल फोर्स प्रोवाइड किया, ठीक है, इनिशियल फोर्स, उसके बाद आप उसको देखने तक नहीं गए, समझ रहे हो, है ना, उसको आप दोबारा उसको छुआ ही नहीं, और वो अपने आप ऑसिलेट कर रहा था वैक्यूम में, ध्यान रखिएगा वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मोशन कर रहा था, अब फिर ऊपर नीचे करे तब भी वो आगे पीछे का मोशन ही कहलाता है। अब यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो है आपके सामने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एक्सटर्नल तो है ये, साथ में पीरियोडिक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में लगा रहे हैं। वहाँ पे एक बार लगाकर छोड़ दिए थे, सिर्फ इनिशिएट किया था और कुछ नहीं किया था हमने। यहाँ पे सेम काम कर रहे हैं हम, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। एक केमिस्ट्री से बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आप लोगों को, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन ऑक्सीजन को बर्न करते, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहता है, तो हमें स्टार्टिंग में ना उस कोल को बर्न करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो थोड़ी सी आग लगानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कितनी ज़्यादा आग मिलती है आपको, बहुत ज़्यादा हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है वहाँ पे, हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा मिलती है, अच्छी बात है। इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप इसको एंडोथर्मिक भी बोल देंगे। क्यों सर, आपने तो स्टार्टिंग में आग लगाई थी, ऐसा नहीं है, वहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ इनिशिएट किया था। समझ में आ रही है ना बात अच्छे से? चलो भाई, हाँ, तो यहाँ के अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक 0.1 इंटरवल में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बार बार 2 न्यूटन का कुछ कितने भी न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा हूँ, इस बॉडी पे लगा रहा हूँ, बॉब पे, तो ये ऊपर जा रही है, एक साइड लगा रहा हूँ मैं, इधर जा रही है, फिर इधर, फिर इधर, फिर 0.1 सेकंड में लगा दिया, तो जिस एम्पलीट्यूड से पहले जा रहे थे वही एम्पलीट्यूड इसके फिक्स रह जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? इसकी एम्पलीट्यूड फिक्स रह जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। तो हमने क्या कर दिया, उसको मैनेज कर दिया, हमने उसको मैनेज कर दिया। वो पहला जो था फ्री वाइब्रेशन और दूसरा था डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब हमने क्या करा, डैम्प्ड वाइब्रेशन को अनडैम्प्ड बना दिया, क्या करके, एक्सटर्नल फोर्स, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स लगा के दिया, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को लगाकर, वैसे नहीं, उसको हमने एक तरीके से नेचुरल वाले के साथ ले गए। लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी हैं वो अलग हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है सेम भी हो सकते हैं। वैसे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी अच्छे समझा देता हूँ, इसको टेंशन मत लीजिए। अगर इस बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये वैक्यूम में वाइब्रेट करने की मान लेते हैं, जो फ्रीक्वेंसी थी वो 50 हर्ट्ज थी, एक एग्जांपल के तौर पे, इस वाले बॉब की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितने थे, 50 हर्ट्ज, लेकिन हमने फोर्स इतना ज़्यादा लगा दिया कि बाद में जो फोर्स्ड वाला सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी जो एक्सटर्नल वाला है वो कितना हो गया, अब हो गया वो 70 हो गया, 70 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है हमने जो फोर्स लगाया उससे। अब ये जो बॉडी वाइब्रेट कितने फ्रीक्वेंसीज कर रही है, 70 से, नेचुरल वाला कितना था, 50। अब चीज़ों को समझिएगा, दोनों क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग। तो बेसिकली ये जो बॉडी है
फोर्स्ड वाइब्रेशन में 100% गारंटी है कि जो वाइब्रेट करेगी, यस बॉडी जो है वाइब्रेट करेगी, वो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, इस वाले फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। अच्छा, इक्वल नहीं बोला है मैंने इनको, तो ज़रूरी नहीं कि इक्वल नहीं होंगे, इक्वल हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट देना चाहूँगा, अच्छे से समझिएगा। इफ़ फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी is less or more than natural frequency, then sounds, या फिर आप कह सकते हैं then एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड होने वाला है आपके पास साउंड का, बेसिकली वो क्या होने वाले है, डिक्रीज होगा, पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं, है ना। जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं आएगी, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करेंगे वो, उसकी फ्रीक्वेंसी ओवरऑल जो है वो कम हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आगे भी हम आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। और ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट को भी आप अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, दूसरा वाला में वो कह रहा फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू, दूसरा वाला कौन सा था आपके सामने, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ना, एम्पलीट्यूड की जगह साउंड कह देता हूँ, साउंड लेस और मोर कह देता हूँ मैं। बात एक ही है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। साउंड जो आएगा ना धीरे से आएगी, लेकिन अगर ये वाला कंडीशन होगी ना, तो उस केस में आपके लिए ना जो साउंड होगी ना बहुत ही तेज़ सुनाई देगी। और कहीं ना कहीं इसी वाले जो कंडीशन होते हैं, इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। तो इस तरह से मान लेते हैं हम अलग अलग, ये वाला भी एक्सपेरिमेंट, इसमें यार कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं, और ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट और आपके जितने भी चैप्टर में जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आपको करवा दिया जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक रबड़ वाला लेना है, ये क्या लेना, रबड़ स्ट्रिंग लेनी, ठीक है ना, रबड़ की स्ट्रिंग लेनी है। यहाँ पे आपको एक धागा लेना है, इसमें एक बॉब लटका देना है, यहाँ पे एक धागा लेना है, इसमें एक बॉब लटका देना है। यहाँ पे इतना बड़ा एक धागा लिया, यहाँ पे एक बॉब लटका दिया, यहाँ पे एक धागा लिया, यहाँ पे एक बॉब लटका दिया, यहाँ पे एक धागा लिया, यहाँ पे एक बॉब लटका दिया। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कुछ इस तरह की कहानी आपको देखने को मिल रही है। अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, फोर्स्ड वाइब्रेशन आपको कैसे समझ में आने वाला है उसको समझिएगा। सारे बॉब बिल्कुल सेम है, स्ट्रिंग भी बिल्कुल सेम है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं सब कुछ, बस कंडीशन क्या है पता है, इसका L1 है तो इसका L2 है, इसका L3 है। इसकी जो लेंथ है ना, मैंने इसके और इसके इक्वल रख रखा है, तो मैं इसको भी L1 बोलूँगा और इसको मैं L4 बोल दूँगा, लेंथ सबके अलग अलग है। अब चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड कर रही है, कैसे। अच्छा, एक जो बॉब होता है, जो सिंपल पेंडुलम होता है, उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ना 2π√L/g होता है। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/में टाइम पीरियड निकल कर आता है, क्या इतनी बात आपको तो मालूम ही होगी, है ना। चलिए नहीं मालूम, ये 9th क्लास की थी वैसे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले एक्सपेरिमेंटेशन वाले चैप्टर से, बट फिर भी इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/2π हो जाएगा, और ये अंडर रूट में g ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बात बताइए, 2π तो कांस्टेंट है ही, g भी कांस्टेंट है, तो डिपेंड किससे करेगी, किस पे करेगी फ्रीक्वेंसी, सीधा लेंथ पे। और कैसे डिपेंड कर रही है, इन्वर्सली डिपेंड कर रही है। लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, तो उसमें वाइब्रेशन जो आने वाली है वो कम आएगी, मतलब वाइब्रेशन मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो कम होगी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वाइब्रेट करवाने वाला हूँ, इस वाले को। तो इसकी खुद के ये ना सारा काम ना, मान लीजिए कि मैं वैक्यूम में करा रहा हूँ, ये मैं कहाँ पे करा रहा हूँ, वैक्यूम में करा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। ये मैंने ऐसे पकड़ा, यहाँ तक लाया, छोड़ दिया, तो ये आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करने वाला है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे झूलने वाला है, नो डाउट, अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये लोग जो है वो उनमें कुछ भी वाइब्रेशन नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि ये ना रबड़ का है।
पूरा हिंज्ड नहीं है, सॉलिड नहीं है कि हमने छज्जे से लटका रखा है ना, छज्जे पे अलग अलग लटका रखा है। ये सारे के सारे सेम रबड़ के जो स्ट्रिंग है उससे कनेक्टेड है। तो ये ना वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ के थ्रू, तो इसमें भी आएगा, यहाँ के थ्रू, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और ये फाइनली चारों पांचों में चले जाएंगे वाइब्रेशन। अच्छा, जिसकी लेंथ सेम होगी, ये देखिए अगर लेंथ सेम हो गई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस वाले की फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू दिस वाले की फ्रीक्वेंसी। मतलब F1 मान लीजिए और इसकी F2 होगी, इसकी F3 होगी और इसकी F4 होगी। मतलब जिसकी लेंथ सेम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वो सेम तेज़ी से बिल्कुल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और जब भी फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना, यहाँ पे देखिएगा कंडीशन क्या आ रहा है, एक तरीके से जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है, वो एक तरीके से नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जा रही है ना। और जब भी ये कुछ इस टाइप का कंडीशन होता है तो ये और भी तेज़ी से, ये वाला और ये वाला तेज़ी से दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं, टू एंड फ्रो मोशन करने वाले हैं। कब इस वाले का भी एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊंगा। अभी मेरे पास सारे के सारे जुगाड़ हैं नहीं, अभी आ जाएंगे कुछ दिनों में, तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके प्लेलिस्ट में अगेन डाल दिया जाएगा, आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएगी। अभी सिर्फ जितना यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये सारे एक्सपेरिमेंट करके हम आपको दिखा देंगे। बट फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए, जिसकी लेंथ सेम रहेगी वहाँ पे एक तरीके से रेजोनेंस की कंडीशन बन जाती है और वो बड़ी तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। और बाकी स्लो वाइब्रेशन होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर आप इसके भी एग्जांपल देखेंगे तो वही है, ट्यूनिंग फॉर्क है, गिटार, वायलिन, सितार, ग्रामोफोन। अब ये किसका एग्जांपल दे दिया, हाँ ये वाले आपके पास फोर्स्ड वाइब्रेशन का है। देखिए अब इसमें ट्यूनिंग फोर्स में इसके एग्जांपल किस तरह से आपको समझ में आएंगे, उस चीज़ को आपको देखना है। यहाँ पे अभी तक जो आप लोगों को समझ में आया है वो सिर्फ यही समझ में आया है कि हम करते क्या हैं, एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देते हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन आती है बॉडी में। और अगर उस बॉडी को किसी और के कनेक्टेड में रखें, जैसे अभी पीछे बताया हमको कनेक्टेड थे वो सिंपल एक रबड़ स्ट्रिंग से, तो उस वाले में भी आपके पास वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो जाता है। सिंपल उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मान लीजिए आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया है ना, कुछ इस तरीके से आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया। अच्छा, अगर आपने इस ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे पीट दिया, किसी भी हैमर से मान लीजिए पीट दिया, ऐसे करके टन से मार दिया, और इस वाले को किसी और मान लीजिए पानी में भेज दिया या फिर किसी और में भेज दिया, टेबल पे रख दिया, तो टेबल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहाँ के जो इसके आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। पानी में डाल दीजिएगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी होती है उतना ही फ्रीक्वेंसी से बाकी जिसके ऊपर हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं उसके भी मॉलिक्यूल्स सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गई इतनी बात, डन है, ठीक है। नेक्स्ट सेम कहानी आपके सामने इसमें है, गिटार, वायलिन, सितार। ये चीज़ होते क्या हैं, जनरली आप लोगों ने देखा होगा एक वुडन ब्लॉक होता है जो अंदर से हॉलो होता है, तो जैसे हम स्ट्रिंग को इस तरीके से खींचते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो इसकी वाइब्रेशन होती है वो अंदर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन होते हैं। जब दोनों के वाइब्रेशन मिल जाते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और आपको साउंड लाउड सुनाई देता है, वरना नहीं सुनाई देता। ग्रामोफोन आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें इस तरीके से घूमते रहता है, वो उसके नीचे वाला भी को हॉलो बनाया जाता है, अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे जैसे टैप किया जाता है तो इसकी आवाज़ से नीचे आपके सामने कुछ उस तरह की वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं, और दोनों जगह यहाँ से फोर्स दिया और नीचे के मॉलिक्यूल्स जो है वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो कुछ इस तरह की कहानी थी आपके लिए फोर्स्ड वाइब्रेशन की। नेक्स्ट है आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा, जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। अब रेजोनेंस तभी समझ में आएगा जब अभी हमने आपको 3 चीज़ें समझा दी है। अब इसमें को जो कहा जाता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें कहा जाता है जब भी एक बॉडी ऑसिलेट करता है अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से और विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स whose frequency is equal to the natural frequency of the vibrating body with a large amplitude is known as resonance। जैसा कि अभी हमने आपको यही चीज़ बताया था कि अगर ऐसा हो जाए, कोई बॉडी पहले से मूव कर रही है 50 हर्ट्ज से, अभी जो हमने फोर्स में एग्जांपल दिया था 50 हर्ट्ज से मूव कर रही है, उसकी वाइब्रेशन हो रही है, और हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और उन दोनों के फ्रीक्वेंसी मैच हो गए, 50-50 हर्ट्ज हो गए, तो अब जो आपका वेव बनेगा
वाइब्रेशन होगा, उसको जो एम्पलीट्यूड होगा बहुत ज़्यादा होगा, और जो आपको साउंड सुनाई देगी कहीं ना कहीं उसकी लार्ज एम्पलीट्यूड होकर आपके सामने आएंगे। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस तब कहते हैं जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो फोर्स फ्रीक्वेंसी, जो हम फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करवाते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए, यस, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए तो उस चीज़ को हम कह देते हैं रेजोनेंस। इसमें कहा जाता है नोट में, फ्रीक्वेंसी में ऑल्सो बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, ये कंडीशन तो है ही है कि रेजोनेंस वाले में कि अगर नेचुरल और फोर्स वाले फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गए तब तो रेजोनेंस हम कहेंगे उसको। लेकिन एक छोटी सी नोट डालकर यहाँ पे ज़रूर हमने आपके लिए लिख दिया है कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, कोई और चीज़ भी हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मान लेते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, और आपने क्या कर दिया, कौन सा वाला, फोर्स फ्रीक्वेंसी ना, दूसरा वाला आपने क्या कर दिया इसमें, फोर्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फोर्स फ्रीक्वेंसी भी आपके सामने कितना हो गया, 20 हर्ट्ज। ओके, तो बैटरी शट डाउन हो गई थी कैमरे की। मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है और अगर फोर्स फ्रीक्वेंसी, फोर्स जो हमने लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी भी 20 हर्ट्ज हो जाए, तो ये दोनों जब मैच हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। नो डाउट, अच्छी बात है। लेकिन 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 ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही कंडीशन पर रेजोनेंस शो करेंगे। अगर आपके सामने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, सॉरी नेचुरल वाली फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज है, और अगर फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज हो जाए, आइए हाई आइए हाई आइए हाई, तो भी आपके सामने ये रेजोनेंस को शो करेंगे, तब भी ये रेजोनेंस को शो करेंगे। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है, और भी है भैया। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके सामने 20 हर्ट्ज है और जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी होने वाला है वो अगर 60 हर्ट्ज हो जाए तो भी आपके सामने रेजोनेंस शो होगा। अब इसकी क्या कहानी है भाई, तो इसकी सिंपल सी कहानी है कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। आप जो फोर्स लगाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जो ओरिजिनल था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उस बॉडी की वाइब्रेट करने की, उसके मल्टीपल होने चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल ध्यान रखेगा, कहीं पता चले आप कोई और सा मल्टीपल कर दे, मतलब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, डेसिमल वाले सब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब आप इनसे मल्टीप्लाई करके लाते हैं तब हम उस चीज़ को कह देते हैं कि हाँ भाई उस कंडीशन पे भी आपके सामने क्या होते हैं, रेजोनेंस बनते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है, f है, तो आपके पास, यस, आपके पास जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो सकती है, या तो f होगी, दोनों इक्वल होंगे, या तो f के डबल हो जाए, या तो f के ट्रिपल हो जाए, या तो f के 4 टाइम्स हो जाए, समझ रहे हैं ना, या तो 5 टाइम्स हो जाए। आप सिंपल सी बात बताइएगा, ये वाला अगर f होगा ना तो ये वाला क्या होगा पता है आपके सामने, nf होना चाहिए, मतलब n टाइम्स होना चाहिए। और n क्या होंगे, कोई इंटीजर होंगे, माइनस के, प्लस के, जीरो, ये सारे हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तब तो खैर जीरो और माइनस वाले केस में कंडीशन तो क्या ही कंडीशन उसमें फॉलो करेंगे, जनरली आप कह लीजिए एन जो नेचुरल नंबर के कंडीशन में आप फॉलो करते हुए जा सकते हैं। जनरली कह देते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, ताकि डेसिमल वाले ना आए, हालांकि नेचुरल नंबर वाले में भी नहीं ही आएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों के, डन है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं रेजोनेंस के, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती हैं। एक और रेजोनेंस की कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, एक चीज़ और मेरे को रह गया थोड़ा सा बताने के लिए, इस वाले में ही, इस वाले में देख लीजिए, ठीक है ना। एक बात बताइए, हमने जो सबसे पहले फोर्स लगाया था वो किस पे लगाया था, ये वाला, तो इस वाले को, इस वाले पे रस्सी पे लगाया था ना, इस वाले पे, और इस वाले से ट्रांसफ़र हमने इसको करा था और दोनों की फ्रीक्वेंसी को इक्वल बताया था और आगे पीछे मूव करे थे, याद कीजिए अभी। तो इस वाले को हम कहते हैं ड्राइवर, क्या कहते हैं इसको, ड्राइवर, कि ये गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला के ठोक मारा, किसको मारा, इसको मार दिया, तो इसको ड्राइवन ऑसिलेटर के नाम से जाना जाता है, ड्राइवन ऑसिलेटर के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, इसने कितना इसको फोर्स लगाया उसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, ये तीनों टर्म आप क्लियर करके रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है ना। अभी मेरे को याद आ गया जब मैं रेजोनेंस का बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट आपको जब समझाने जा रहा था तब, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की कहानी है, अच्छे समझिएगा इसको, ठीक है। आइए एक चीज़ और मुझे समझाना था यहाँ पे,
यहाँ पे रेजोनेंस वाला एक्सपेरिमेंट समझिएगा, रेजोनेंस बॉक्स एक्सपेरिमेंट। अब ये बॉक्स एक्सपेरिमेंट की क्या कहानी है वो समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, एक मेटेलिक वो लेना है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं यार इसको, अरे ऐसा कुछ रखा रहता है, टेबल सा बना हुआ रहता है जिसमें हम क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बॉल को होल्ड करके रख देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस वाले बॉल को क्या कर रखा है हमने, होल्ड करके रख रखा है, ठीक है ना। और हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, अच्छे तरीके से समझिएगा, इस तरह से एक बॉक्स में इस तरह से हमने रख रखा है, इसको कहते हैं रेजोनेंस बॉक्स। और ये आपके सामने, आपको पता ये क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है ना। यहाँ पे एक और बॉक्स लाते हैं हम कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रहे सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी फ़िलहाल कितना है, 128 हर्ट्ज़ है। कितने आपके सामने, 128 हर्ट्ज़ है, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने बॉक्स से दूसरा वाला ऐसे करके, ये वाला भी एक्सपेरिमेंट आपको करवाएंगे हम, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बता दी जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है ना। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आप पीटेंगे इस वाले को, यहाँ पे आप जैसे पीटेंगे ना, यहाँ से हैमर से मारा, आप इसको क्या कर दिए, हैमर से मार दिया। जैसे आपने हैमर से मारा तो यहाँ पे फोर्स्ड वाइब्रेशन फील होगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन, फिर से समझिएगा मैं जो कह रहा हूँ, फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से इस बॉक्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ये अंदर से हॉल हुआ, ध्यान रखेगा, ये वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट उतना ही फ्रीक्वेंसी से करेंगे जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी खुद की एक कुछ ना कुछ होती है। मान लीजिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो 432 हर्ट्ज़ है, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 432 हर्ट्ज़ का आपके पास मिलता है, उसको अगर आपने यहाँ पे लिया है, अब देखिएगा, अब यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे जाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इस वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कम है, 128 हर्ट्ज़ है। तो यहाँ पे आपके सामने जो ये जो बॉल है, इसके साथ जो कॉन्टैक्ट में इस वाले बॉक्स के साथ, इसमें आपको किसी भी तरीके को जो चेंज है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बात ये यहाँ पे वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड रहने वाली है बहुत कम रहने वाली है, ये बॉल पे कुछ भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 अगर मैं इसको 128 हर्ट्ज़ कर दूं, 128 हर्ट्ज़, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र करेंगे इसके पास वाइब्रेशन, यस, डायरेक्टली ऊपर से नहीं आएगा, नीचे से जाएगा। और जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफकोर्स इसकी नेचुरल वाली थी, दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दोनों को हमने मैच करा दिया, जिसकी वजह से अब क्या होगा, ये वाला जो बॉल इसके साथ कॉन्टैक्ट में था, ये अब यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ, तब तक जाता रहेगा जब तक इसमें आप वाइब्रेशन देते रहेंगे, फर्स्ट वाइब्रेशन देते रहेंगे, तो आपको इसमें फील होता रहेगा। तो इसी को तो कहते हैं नेचुरल और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को सेम कर दिया, तो आपका क्या देखने को मिल गया, रेजोनेंस। क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया आप लोगों को, डन है। चलिए ये वाला जो है आपको एक मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक शॉर्ट देखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज़ है, इसके आपके सामने 512 हर्ट्ज़ है। तो इसमें कुछ भी बॉल में देखिए, इसके कांटेक्ट में बॉक्स के साथ मैंने कांटेक्ट में रख दिया गया, इसके साथ कांटेक्ट में रख लीजिएगा, देखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब देखिए दोनों की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया गया है, बिल्कुल सेम कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसमें आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ओपन बॉक्स है, ये भी ओपन बॉक्स है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है उस केस में आपके सामने क्या होता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर से देखिए फ्रीक्वेंसी जब अलग है तो इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो वाइब्रेशन हो रही है उसकी एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा कम है। अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी दोनों की 440 हर्ट्ज़ कर दिया गया है। अब इसमें देखिएगा इफेक्ट, देखिए बॉल में मज़ा आ रहा है देखने में, ये बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो रहा। तो कुछ इस तरह से काम करता है रेजोनेंस की कहानी, समझ में आ गई नहीं इतनी बात, डन है, ठीक है। चलिए अब हम अपने वाले टॉपिक पे आ जाते हैं और इसके और कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको मैं सही कर देता हूँ। ये जो बॉल है आपके लिए, ये जो बॉल होता है जनरली वाइब्रेशन तो खैर दोनों सेम ही करेंगे, तो आप इसमें रख दीजिए, फिर ये इधर जाएगा, आगे पीछे ये होता रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे
ओके, तो इसमें कहा जाता है एग्जांपल्स, वाइब्रेशंस ऑफ पेंडुलम। अब ये वाइब्रेशंस ऑफ पेंडुलम की क्या कहानी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। सेम कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है। रेजोनेंस, जिसके खुद की अगर उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही फोर्स वाले आपने कर दिया तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो बड़ी तेज़ी से, या फिर इंटीग्रल होगा तो बड़ी तेज़ी से वो क्या करेंगे, मूव करेंगे या फिर साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। और वो करते हैं। सिंपल पेंडुलम यही इसी वाले कंसेप्ट का यूज़ करके वो तेज साउंड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। रेजोनेंस इन आपने एयर कॉलम नहीं ही देखा होगा, तो चलो यार आप लोगों को दिखा देते हैं। एयर कॉलम का क्या होता है, आप इस तरह से एक ट्यूब लीजिए, ये बहुत सारे यार इसमें ना एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। इसको पानी से भर दीजिए यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक, तो यहाँ पे खाली दिख रहा है, ये वाला क्या आपके पास, इधर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आपके सामने वाटर है, यहाँ पे आपके लिए एयर मॉलिक्यूल्स हैं। और एक ट्यूनिंग फॉर्क मैंने यहाँ से लाया जो इस पर मैं मार रहा हूँ, जैसे इस पर मारा था एयर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होंगे वाइब्रेशन, तो आवाज़ आएगी आपको बहुत सुरीली सी। और पानी को कम कर दीजिए और भी ज़्यादा तेज़ी आएगी यहाँ आपके लिए। तो रेजोनेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, रेजोनेंस और फोर्स और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, जिसकी वजह से आपको रेजोनेंस और ज़्यादा तेज़ आवाज़, और भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई जो आपके सामने देने वाला है। रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स, तो जितने भी बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, है ना, मशीन्स जो हम बनाते हैं, लेथ मशीन्स हो गया, या फिर बहुत बड़े बड़े मशीनों इंडस्ट्रीज़ में जो हम यूज़ करते हैं, है ना, वहाँ पे क्या किया जाता है, मशीन्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स हमें लगे तो एक दूसरे को मशीनें टकराती है, उनके पार्ट्स टकराते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच ना हो जाए। अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गया ना, जैसे एरोप्लेन है, अगर वहाँ पे इंजन का जितना साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, विंग्स के अलग हो गए, अलग जगह का अलग हो गया, अंदर का अलग हो गया, अगर इनमें किसी दो के भी फ्रीक्वेंसी मैच हो गए ना तो सब मर जाएंगे। वहाँ पे इतनी तेज़ी से आवाज़ आएगी, वहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा हाई होकर उसकी वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से संभालना मुश्किल हो जाएगा, एरोप्लेन को वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, ध्यान रखेगा। जिसकी वजह से जो मशीनें बनाई जाती हैं, यस मशीनें बनाई जाती हैं, उसमें ध्यान रखा जाता है कि उसमें रेजोनेंस ना हो जाए। ठीक है, रेजोनेंस तो हमारे लाइफ में बहुत जगह है जो काम में आते हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं आया। इनमें काम आते हैं प्रोड्यूस साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए। आप लोगों ने बांसुरी बजाया होगा, तो बांसुरी में भी कहीं ना कहीं सेम कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। रेजोनेंस इन ग्लास टम्बलर देखा होगा आपने, कहीं पे डीजे बजा रहे हो या फिर वायलिन वगैरह बजा रहे हो, तो आसपास के जो सामान होते हैं कई बार वो ना वाइब्रेट करने लग जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि भूकंप आया, हाँ भूकंप आ भी सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि भूकंप आया, अगर फिर भी वो वाइब्रेट कर रहा है मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं आसपास मैच हो रही है। तो ये कहानी भी आपके सामने हो सकता है। टेबल पे रखा है गिलास, यह टम्बलर मतलब ग्लास होता है, यहाँ से आप बजाए जा रहे हो, अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई कि वो जितने से वाइब्रेट करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स अंदर में, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस में हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। रेजोनेंस आपने ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स भी देखे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होंगे कभी जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी गिर जाती है, छोटे छोटे बिल्डिंगें भी गिर जाती है, और कई बार आपने देखा होंगे बहुत सारी बिल्डिंगें जो नहीं गिरती है। तो ये अर्थक्वेक प्रूफ का क्या मतलब होता है कि अर्थक्वेक लेस बनाया गया है इस वाले बिल्डिंग को, उसका सिंपल सा यही मीनिंग होता है कि हम रेजोनेंस को मैच नहीं होने देते हैं। जनरली हमने क्या कर रखा है, मेजर कर रखा है कि अर्थक्वेक का जो वेव आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, कैसे वाइब्रेट करती है, कितनी फ्रीक्वेंसी से, उतनी फ्रीक्वेंसी की मटेरियल को उसके हिसाब से यूज़ किया जाता है घर बनाते टाइम। जिस टाइम पे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है घर की बिल्डिंग की अर्थक्वेक के साथ, तब तो पक्का हिला देगा एकदम अच्छे तरीके से, और इतनी तेज़ी से उसको वाइब्रेट करवाएंगे कि पक्का गिरेगा ही गिरेगा। तो तहस नहस डिस्ट्रॉय होने का रीज़न है रेजोनेंस, उसके हिसाब से बनाया जाता है। अर्थक्वेक प्रूफ आप बना देते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी मैच ना हो जाए और रेजोनेंस ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने काटा इसलिए मारा था क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं है रेजोनेंस को मैच होना। हालांकि रेजोनेंस पता है तो सही जगह यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें पता है तो उसके जगह ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि मैच ही नहीं होने देंगे, बट मैच हो गया तो तबाही। रेजोनेंस आपको ब्रीज में देखा जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो इंडियन आर्मी होते हैं वो बिल्कुल मार्च करके चलते हैं एकदम, बिल्कुल सबके कदम एक साथ गिरते हैं, सबके कदम एक साथ जाते हैं। अब चीज़ों को समझिएगा, जब ब्रिज में चलते हैं ना, जब ब्रिज में चलते हैं, किसी भी ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनको इस तरह से चलने के लिए मना किया जाता है। रीज़न सिंपल है, रीज़न जो है वो सिंपल है, क्योंकि
अगर इनकी फ्रीक्वेंसी एक साथ जा रही है, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गया, आए हाय हाय हाय, दोनों के इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगा कि ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ऐसा करने से मना करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रेंज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, अभी 2-3 बार समझा चुका हूँ। रेडियो सेट की भी कहानी आपके लिए, ये रेशियो क्यों लिख दिया मैंने, रेडियो है ये, ठीक है ना, ये क्या आपके सामने रेडियो है। कई बार हम फरमाइश करते हैं रेडियो में, यार अपने को ये चाहिए ये चाहिए, या फिर आप लोगों ने कभी अपने दादा वादा से पूछिएगा, दादा वादा क्या होता है, दादा, है ना, तो अपने दादाजी से पूछेगा या फिर दादी जी से, नानी नानी, क्योंकि रेडियो पहले यूज़ करते थे, है ना। मैंने भी देखा हुआ रेडियो, यूज़ भी किया हुआ रेडियो को। तो रेडियो में हम क्या करते हैं, चैनल को चेंज करते हैं, और जब चेंज नहीं करते, सिंग ऐसे करके आवाज़ उसमें आती रहती है, तो हम उसको ना थोड़ा थोड़ा सा घुमाते हैं। जैसे घुमाते हैं तो एक्चुअल में अचानक से अच्छी आवाज़ आने लग जाती है। तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है, जो रेडियो स्टेशन है वहाँ की फ्रीक्वेंसी और आपकी जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी, उन दोनों को आपने मैच करा दिया। जब मैच करा दिया तो आपको बढ़िया साउंड सुनाई दे रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होने के बाद। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पहले से यूज़ होता हुआ आ रहा है और अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डीजे में आपके सामने रेजोनेंस के जगह पे फोर्स्ड वाइब्रेशन भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे देखने को मिलता है। फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है, ऑफकोर्स फोर्स्ड वाइब्रेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तभी आपके साथ जो डीजे बजाते हैं हम साउंड बॉक्स, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रेजोनेंस में 2 पर्सन स्पीक, जब 2 पर्सन स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक साथ, एक लाउडनेस, एक सब कुछ सेम अगर हो जाए उसके फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, तो दोनों ओवरलैप होते हैं और बड़ी तेज़ी से साउंड जाती है। कभी ट्राई कीजिएगा, है ना। तो ओवरऑल इस वीडियो में कुछ इतना ही हम रखने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी को अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में फैला दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।